बच्चों, मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आज आपको संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। मैं आपको इस थ्योरी को भी बताऊंगा और इसके एप्लीकेशंस को भी डिटेल में समझाऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन हैं वो सारे कंफ्यूजन आपके इस लेक्चर में दूर हो जाएंगे। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं और हमारे साथ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बच्चों शॉर्ट में बोलते हैं बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों संयोजकता बॉन्ड मीन्स बंध, थ्योरी मीन्स सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब बच्चों देखते हैं कि ये सिद्धांत है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों, सबसे पहले हम लोग सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड दो परमाणुओं के बीच में कब बनता है और कैसे बनता है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले लुईस ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसे लुईस सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, लुईस सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि संयोजकता बंध सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों, लुईस सिद्धांत में लुईस ने यह बताया था कि दो परमाणुओं के बीच में कोई सहसंयोजी बंध तभी बनता है जब उन दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी होती है। यानी कि परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध केवल और केवल तभी बनता है जब परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी होती है। यह फैक्ट किसने बताया था? यह फैक्ट बताया था लुईस ने अपनी थ्योरी में सबसे पहले, और सबसे पहले इन्हीं ने ही कोवैलेंट बॉन्ड बनने का एक्सप्लेनेशन दिया था कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। और कौन से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा? परमाणुओं के बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। यह बात लुईस ने क्लियर की थी। अब देखिए बच्चों, लेकिन लुईस बहुत सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। लुईस की यह थ्योरी इन बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे कि परमाणुओं के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, आपने देखा था वहां सिंगल बॉन्ड भी बना था, डबल बॉन्ड भी बना था, ट्रिपल बॉन्ड भी बना था। जब परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी तो वहां क्या बना था? सिंगल बॉन्ड। लुईस थ्योरी में जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहीं पर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लुईस अपने सिद्धांत के द्वारा यह नहीं बता पाए कि ये जो बॉन्ड बनते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल, इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। इस बारे में लुईस की थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करती है, कोई स्पष्टीकरण नहीं करती है। ये थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, इनमें से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड पहले बनता है। सिंगल बॉन्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जहां दो और तीन बॉन्ड बनते हैं, उनमें से कौन सा बॉन्ड पहले बनता है, कौन सा बॉन्ड बाद में बनता है। कौन सा बॉन्ड प्रबल है, कौन सा बॉन्ड दुर्बल है, मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, किस बॉन्ड की क्रियाशीलता अधिक है, किस बॉन्ड की क्रियाशीलता कम है। तो बच्चों, ये सारे फैक्ट्स थे जिनको लुईस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जब लुईस की थ्योरी इन सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो 1927 में 1927 में दो साइंटिस्ट, हिटलर एंड लंदन,
हिटलर और लंदन ने मिलकर के एक थ्योरी दी जिसको कहा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस थ्योरी का जो विस्तार किया गया 1931 में, दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसका विस्तार किया, पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग और स्लेटर ने इसका विस्तार किया। किसका? संयोजकता बंध सिद्धांत का। अब बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत, आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि संयोजकता बंध सिद्धांत इसलिए आया ताकि परमाणुओं के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो सहसंयोजी बॉन्ड बन रहा है, उसके बनने की जो प्रोसेस है उसको बताया जा सके सही तरीके से, जिससे कि लुईस थ्योरी से जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन आसानी से हो सके। अब बच्चों, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें ये बताया गया कि नहीं, परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड केवल बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से नहीं बनता है। इसने ये बताया कि परमाणुओं के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वो परमाणुओं के बाह्य कोषों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। यहां पर जो मेन पॉइंट आया वो आया कि एटॉमिक यानी कि परमाणुविक ऑर्बिटल्स जो हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तभी परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब परमाणुओं की जो बाह्य कोषों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग मींस अद्व्यापन होगा, तभी उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि यहां ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट को सेंटर में रख करके ये थ्योरी दी गई। अब देखिए बच्चों, यहां ओवरलैपिंग जो वर्ड आया है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि ये ओवरलैपिंग होता क्या है, यानी कि ये ओवरलैपिंग क्या है। तो इसे अपनी डायरी में आप नोट कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे कि ओवरलैपिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें परमाणु ऑर्बिटलें जो होती हैं, उन परमाणु ऑर्बिटलों का कुछ भाग एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, यानी कि वो परमाणु ऑर्बिटलें जो हैं वो मिश्रित हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को ओवरलैपिंग यानी कि अद्व्यापन के नाम से जाना जाता है। हम इसको कह सकते हैं वह प्रक्रिया, आप सरल शब्दों में समझ लें, वह प्रक्रिया जिसमें दो परमाणु ऑर्बिटलों का कुछ भाग एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। ओवरलैपिंग, अद्व्यापन, ओवरलैपिंग को हिंदी में बच्चों कहते हैं अद्व्यापन कहलाती है। बड़े ही साधारण शब्दों में इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें दो परमाणु ऑर्बिटलों का कुछ भाग एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, अद्व्यापन कहलाती है। तो ये अद्व्यापन है। अब बच्चों, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हिटलर, लंदन और पॉलिंग स्लेटर ने बताए इससे रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स अब हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से जो बच्चों आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो वो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इस थ्योरी के थ्रू, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में जो बाह्य कोषों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिनका ओवरलैपिंग जिनकी होती है, इनके लिए कंडीशंस क्या हैं। देखिए,
पॉलिंग और स्लेटर ने यह बताया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो बाह्य कोषों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अद्व्यापन के द्वारा बनता है। अब देखिए, बाह्य कोषों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करती हैं जिनके पास अयुग्मित विपरीत चक्कर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि एक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से होना चाहिए और दूसरे के पास इस तरह से होना चाहिए। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो वही परमाणु ऑर्बिटलें आपस में अद्व्यापन कर सकती हैं। यानी कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ तभी अद्व्यापन करेगी जब दोनों के पास विपरीत चक्कर वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हों। तो पहली कंडीशन ये है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में अद्व्यापन होता है वो समान चिन्ह की होनी चाहिए। यहां चिन्ह का मतलब है अभिविन्यास की, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो अभिविन्यास है वो समान होना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दोनों एटम्स के बीच में, वो कोवैलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू जो अद्व्यापन हुआ है उससे जो अद्व्यापित क्षेत्र आया है वो कितना है, इस बात पर बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की प्रबलता डिपेंड करेगी। यानी कि सहसंयोजी बंध की प्रबलता जो है वो सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होगी अतिव्यापित क्षेत्र के। अतिव्यापित क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजी बंध की प्रबलता भी बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट्स हैं। और अगला पॉइंट ये कहता है कि जो ओवरलैपिंग होती है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग बच्चों दो तरह से हो सकती है। पहला टाइप क्या है, ये ओवरलैपिंग अक्षों पर हो जाए तो इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, या हेड ऑन सिरों पर ओवरलैपिंग। एक्सियल आर हेड ऑन ओवरलैपिंग पहले टाइप की ये ओवरलैपिंग है। दूसरे टाइप की ये ओवरलैपिंग किनारों पर भी हो सकती है, किनारों पर या पार्श्व मींस पैरेलल, समानांतर ओवरलैपिंग भी हो सकती है, जिसको हम साइड वाइज, पार्श्वी, साइड वाइज या पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग कहते हैं। तो बच्चों यहां जो मैंने इसमें फैक्ट्स बताए हैं उनको एक बार फिर रिकॉल करते हैं। यहां ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि दो परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब उन दोनों परमाणुओं की बाहरी कोषों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। यानी कि बाहरी कोष की परमाणुविक ऑर्बिटलों के बीच में जब अद्व्यापन होता है तभी परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बाद ये थ्योरी ये बताती है कि वही परमाणुविक ऑर्बिटलें अद्व्यापन करती हैं जिनके पास विपरीत चक्कर वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारी परमाणुविक ऑर्बिटलें अद्व्यापन नहीं करती हैं।
इसके बाद ये थ्योरी ये बताती है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में अव्यापन होता है वो समान चिन्ह की होनी चाहिए, या तो प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस होना चाहिए, मतलब समान चिन्ह के सिरे एक दूसरे के पास में आने चाहिए। अगला पॉइंट ये बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो अव्यापन है वो 50% से अधिक ना हो, क्योंकि 50% से अधिक जब अव्यापन होता है तो परमाणुविक ऑर्बिटलों की नाभिकें एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं, जिससे उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है जो कोवैलेंट बॉन्ड के बनने का विरोध करता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड की जो प्रबलता होती है वो अव्यापन से प्राप्त अव्यापित क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसका एप्लीकेशन है। जैसे जैसे अव्यापित क्षेत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोवैलेंट बॉन्ड की प्रबलता भी बढ़ती जाएगी। अब अगला पॉइंट ये कहता है कि ओवरलैपिंग जो होती है ये दो तरह से हो सकती है, या तो अक्षों या सिरों पर हो या किनारों पर हो। जो अक्षों या सिरों पर होती है उसको कहते हैं एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, और जो किनारों पर होती है उसको बोलते हैं साइड वाइज या पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। यहां बच्चों एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, बार बार यहां पर ऑर्बिटल आ रहा है तो ऑर्बिटल का ही यहां एप्लीकेशन है। बच्चों ऑर्बिटल जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। यहां जिन ऑर्बिटलों का बार बार यूज होगा उनमें एस और पी ऑर्बिटलों का यूज होगा, तो इनको एक बार आप समझ लीजिएगा कि एस ऑर्बिटल, जो बच्चे इनके बारे में नहीं जानते हैं या जो जानते हैं वो भी देख लें इसको। एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, एस ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, ये एस ऑर्बिटल है। और जो पी ऑर्बिटल हैं वो डंबलाकार होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डंबलाकार होते हैं। ये आपका है पी ऑर्बिटल। लेकिन जो पी ऑर्बिटल हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। बच्चों पी एक्स ऑर्बिटल एक्स अक्ष के परिता होता है, ये बच्चों पी एक्स है। या इनको तीनों ऑर्बिटलों को एक साथ हम बता देते हैं, आपको 3D में एक साथ इनको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। ये बच्चों एक्स एक्स है और ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। जो पी एक्स ऑर्बिटल होता है वो एक्स अक्ष के परिता होता है, ये बच्चों है पी एक्स। जो पी वाई ऑर्बिटल होता है वो वाई अक्ष के परिता होता है। तो बच्चों ये ऑर्बिटल है पी वाई। और जो पी जेड होता है ये ऑर्बिटल बच्चों जेड अक्ष के परिता होता है। तो इस तरह से पी ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखो पी एक्स, तो ये लूप प्लस है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। पी वाई का ये सिरा प्लस है, ये सिरा माइनस है। पी जेड का ये सिरा प्लस है और ये सिरा माइनस है। यहां जो अभिविन्यास शब्द आया है उसका मीनिंग यही है। या इसको ऐसे अंदर बना लो, अंदर भी बना सकते हैं प्लस और माइनस। तो इनके समान चिन्ह वाले सिरे जब एक दूसरे के पास में आएंगे तभी ओवरलैपिंग होगी। एस में ये सिरा प्लस होता है और जो इस साइड में सिरा आएगा वो माइनस आएगा। एस ऑर्बिटल बच्चों इस तरह से बनता है। ये 3D है आपका, इधर बना दे रहे हैं, ये 3D है। ये x, ये y और ये z। s ऑर्बिटल कहाँ है? ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। तो इधर ये प्लस और इधर ये माइनस। तो बच्चों s और p ऑर्बिटल का ही हम बार बार यूज करेंगे। तो आप s और p ऑर्बिटलों की जो शेप है मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, इसको आप अपनी कॉपी में भी बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लें बच्चों इसका। सभी बच्चे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फैक्ट्स जो अभी तक मैंने बताए हैं इनको मैंने समराइज कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें।
नोट करें बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये था बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फैक्ट्स जो मैंने अभी तक आपको समझाए थे। अब बच्चों इसमें आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरह से परमाणुओं के बाह्य कोश के परमाणविक कक्षकों के अध्यव्यापन पर डिपेंड है। और ये अध्यव्यापन दो प्रकार से हो रहा है, अक्षीय अध्यव्यापन और पार्श्वीय अध्यव्यापन। तो अक्षीय अध्यव्यापन और पार्श्वीय अध्यव्यापन पर ये थ्योरी डिपेंड कर रही है। तो आपने देखा बच्चों कि ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो दोनों ओवरलैपिंग को देखते हैं डिटेल में। एक्सियल ओवरलैपिंग बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग की कंडीशन है, कब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी? जब दो परमाणु ऑर्बिटलें एक ही अक्ष पर अध्यव्यापन करेंगे, एक ही अक्ष पर अध्यव्यापन करें और सिरों पर करें, एक ही अक्ष पर करें और कहां करें? सिरों पर करें, तब एक्सियल ओवरलैपिंग आएगी, यानी कि तब अक्षीय अध्यव्यापन होगा उनके बीच में। देखिए बच्चों कौन कौन सी परमाणु ऑर्बिटलें अक्षीय अध्यव्यापन करती हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। एस ऑर्बिटल्स अक्षीय अध्यव्यापन करती हैं। एस ऑर्बिटल्स, दो एस ऑर्बिटल आपस में अक्षीय अध्यव्यापन कर सकती हैं। एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर अक्षीय अध्यव्यापन कर सकती हैं। दो पी ऑर्बिटल भी आपस में मिलकर के अक्षीय अध्यव्यापन कर सकती हैं। तो बच्चों एक एस और एक पी ऑर्बिटल के द्वारा जब अक्षीय अध्यव्यापन होता है तो बच्चों उसको बोलते हैं एस ओवरलैपिंग, और एक एस और एक पी ऑर्बिटल के द्वारा जब होता है तो उसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। और जब दो पी ऑर्बिटलों के द्वारा अक्षीय अध्यव्यापन होता है तो उसको बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब है कि एक्सियल ओवरलैपिंग थ्री टाइप की होती है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। तो तीनों को देखते हैं। नंबर फर्स्ट एसएस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। बच्चों इसमें दो एस ऑर्बिटलें होती हैं, पहली एस और ये दूसरी एस। इसका प्लस सिरा, इसका प्लस पार्ट, दोनों के प्लस प्लस पार्ट पास में आएंगे। तो इनके आने से क्या होगा? ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगी। अगर इन दोनों के नापकों को हम मिलाएं तो इसकी नापकीय अक्ष प्राप्त होगी हमें, और देखते हैं कि जो अध्यव्यापन इसमें हो रहा है वो नापकीय अक्ष पर मैक्सिमम है, नापकीय अक्ष पर अधिकतम है। तो यही अध्यव्यापित क्षेत्र जो है बच्चों, ये अध्यव्यापित क्षेत्र बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ये एस ऑर्बिटल थी, ये एस ऑर्बिटल थी, और ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बना? एस एस ऑर्बिटल्स के बीच में बना है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं और हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 का फॉर्मेशन समझते हैं। बच्चों H2 में दो H एटम्स होते हैं और H एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। दूसरा H एटम लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि इसके पास एक s ऑर्बिटल है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक s ऑर्बिटल है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये दोनों s ऑर्बिटलें आपस में ओवरलैप कर जाएंगी। कब? जब दोनों H एटम एक दूसरे के पास में आएंगे। अब बच्चों इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है
और जो ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं उनके पास अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इनमें से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन हम अपोजिट स्पिन में बना लेंगे, क्योंकि जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में तो उसकी स्पिन चाहे आप क्लॉकवाइज बनाएं या एंटी क्लॉकवाइज बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर पहले H एटम की, ये पहला H एटम है और इसकी ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। थोड़ा नीचे बनाते हैं बच्चों। पहले H एटम की ये कौन सी ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरा H एटम लेते हैं, दूसरे H एटम की ये 1s ऑर्बिटल है और इसका इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया अपोजिट स्पिन में। अब ये दोनों जब ओवरलैप करेंगी, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगी इस तरह से, तो आप देखेंगे कि दोनों की जो नापकें हैं जब मिलाएंगे दोनों की नापकें, तो हमें इसकी मिल जाएगी नापकीय अक्ष। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं अपोजिट स्पिन के, ये इस ओवरलैप्ड एरिया में रहेंगे और ओवरलैप्ड एरिया में ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। इट मींस जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है वो अंतर्नापकीय अक्ष पर अधिकतम है। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां हैं? अंतर्नापकीय अक्ष पर हैं, यानी कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ठीक बीच में हैं। तो आपने देखा कि दो s ऑर्बिटलों के अक्षीय अध्यापन के कारण हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यानी कि कंडीशन क्या है? H H। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बना? सिंगल बॉन्ड बना, और इसी सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहां ये बना सिग्मा बॉन्ड। इसे नोट कर लें बच्चों। ठीक है, अगली ओवरलैपिंग पे आते हैं और पढ़ते हैं sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग को जानते हैं कि ये कैसे होती है। तो बच्चों इसमें एक s ऑर्बिटल होगी और एक p ऑर्बिटल होगी। कौन सी ओवरलैपिंग? sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। इसमें एक परमाणु की s ऑर्बिटल होगी, दूसरे परमाणु की p ऑर्बिटल होगी, और ये दोनों के समान चिन्ह वाले पार्ट जब पास में आएंगे, समान चिन्ह वाले सिरे जब पास में आएंगे, या तो प्लस प्लस आए या माइनस माइनस आए, तब इनकी ओवरलैपिंग से इन दोनों के बीच में ये जो अव्यापित क्षेत्र आएगा ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर इन दोनों की हम नापकों को आपस में मिलाएं तो आप देखेंगे कि जो नापकीय अक्ष बन रही है उसी के बीचों बीच ये अव्यापित क्षेत्र आ रहा है। तो यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अंतर्नापकीय अक्ष पर अधिकतम होता है। यह मैंने ली s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल ली, तो s और p के बीच में हो गया अक्षीय अध्यापन, जिससे बन गया सिग्मा बॉन्ड। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का बनना समझते हैं। बच्चों इसमें एक H एटम होता है, H एटम, इट मींस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। एक क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, 3s2 3p5। इट मींस इसमें जो अपूर्ण उपकोष है वो p है, जिसमें 3 p ऑर्बिटल होते हैं, 3 बॉक्स बनेंगे, px py और pz। इनमें हमें भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। इसके बाद इनका करेंगे पेयरिंग। तो लास्ट वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है बच्चों? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा है pz में। किसमें है? pz में। और यहां पर हाइड्रोजन में क्या है? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो s ऑर्बिटल में है। तो अब ये दोनों जब एटम पास में आएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एटम जब पास में आएंगे तो हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल और
और क्लोरीन की 3pz ऑर्बिटल, ये कौन सी 3pz ऑर्बिटल, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, जिससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में करा लेते हैं, इसका स्पिन करा लेते हैं अपोजिट साइड में। अगर ये हमारा ये हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हमने करा लिया क्लॉकवाइज। अब जरा इनका शेप बना के देखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल है? हाइड्रोजन के पास में है 1s ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन की है कौन सी ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर क्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल है ये 2pz ऑर्बिटल है। और ये किसकी है? ये क्लोरीन की है, ये क्लोरीन की है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कैसा है? अयुग्मित है, अपोजिट स्पिन रखे हुए हैं। इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी तो जो पिक्चर आएगी वो ऐसी आएगी बच्चों, इस तरह से, इस तरह से। यहां इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये, दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगी इसकी नाभिकीय अक्ष। और आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस अव्यापित एरिया में आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो दोनों ऑर्बिटल्स की ठीक बीच में रहेगी। तो यहां पर भी ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ गया? सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है और ये क्लोरीन एटम का 2pz ऑर्बिटल है। इट मींस जब हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम के पास में आया तो दोनों की बाह्य कोश की वो ऑर्बिटलें जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने अक्षीय अध्यापन किया, जिससे आपस में उन्होंने बना लिया सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पीपी ओवरलैपिंग पर। किस पर आते हैं बच्चों? पीपी ओवरलैपिंग पे आते हैं और इसको भी समझते हैं। पीपी ओवरलैपिंग से भी अच्छी ओवरलैपिंग आ जाती है जब पीपी ऑर्बिटलें अपने अक्ष के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग करती हैं, यानी कि थर्ड टाइप की ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, इसमें पहले एटम की पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम की पी ऑर्बिटल, दूसरे एटम की पी ऑर्बिटल। ध्यान रखेंगे कि दोनों के समान सिरे पास में आए, या तो पीपी प्लस प्लस आए या माइनस माइनस आए। जब अक्ष के अकॉर्डिंग एक दूसरे के पास में आती हैं तो वो अक्षीय अव्यापित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं बच्चों? पहली पी ऑर्बिटल और ये दूसरी पी ऑर्बिटल। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये अव्यापित एरिया है और ये पहली पी ऑर्बिटल, दोनों पी ऑर्बिटलों की ये क्या है? नाभिक है। इन नाभिकों को जब आपस से मिलाते हैं तो इसकी अंतर नाभिकीय अक्ष दोनों की मिल जाती है, जिससे ये पता चलता है हमको कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो दोनों नाभिकों के बीच में रहेगा। ये फर्स्ट नाभिक, ये सेकंड नाभिक। तो ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये अव्यापित क्षेत्र, तो यही बना है सिग्मा बॉन्ड। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहां ले लेंगे BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड का बनना। बच्चों इसमें एक बोरान एटम है, बोरान को बना लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। इसके बाद इधर हमारे पास फ्लोरीन एटम है और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p
6 कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2p5। तो अब देखते हैं दोनों के बाह्य कोश की ऑर्बिटलों की स्ट्रक्चर देखते हैं कि बाह्य कोश की ऑर्बिटलें किस कंडीशन में है। बोरान में देखते हैं तो बोरान के बाह्य कोश में एक 2s है, तो यहां एक 2s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और एक है हमारे पास 2p ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां अध्यापन करने के लिए बोरान के पास केवल एक ऑर्बिटल है, वो भी 2px ऑर्बिटल, क्योंकि उसी के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इस कंडीशन में यही अध्यापन कर सकता है। अब यहां देखते हैं फ्लोरीन में, फ्लोरीन कंडीशन क्या है। फ्लोरीन के जो बाह्य कोश है उसमें एक 2s ऑर्बिटल है और 3 जो ऑर्बिटलें हैं वो कैसी ऑर्बिटलें हैं, 2p ऑर्बिटलें हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, और इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5। हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल्स में भरते हैं, पहले 1 1, इसके बाद फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, इसमें जो 2pz ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, pz, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कंडीशन अभी ये बन रही है कि इसका 2px ऑर्बिटल इसके 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, जिससे एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। Bf3 जो होता है, Bf3 मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें बोरान फ्लोरीन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 फ्लोरीन एटम है, और सभी के साथ में ये क्या करता है, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कुल मिला के अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि यहां पर एक फिनोमिना घटती है और बोरान जाता है एक्साइटेड स्टेट में, अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में। बोरान कहां जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, चाहे इसको हटा देते हैं बच्चों, उत्तेजित अवस्था लिखते हैं, उत्तेजित अवस्था। बोरान आता है अपनी स्पेशल स्टेट में, ये है प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में जब बोरान आता है तो यहां क्या घटना घटित होती है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 2py में चला जाता है। कहां चला जाता है बच्चों, 2py में चला जाता है। देखिए दूसरा कोश है, दूसरे कोश के ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान है, दूसरे कोश के ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान है, तो इसको एनर्जी मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, 2py में। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें रह गया एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 ऑर्बिटल हमें ऐसी मिल गई जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ध्यान से देखो, अब यहां पर 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए हमारे पास रेडी है। अब इसको देखिए, यहां पर फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं, Bf3 में फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं। तो अभी एक एटम मैंने बनाया, दूसरा एटम देख लो, दूसरे एटम के लास्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, हमें केवल 2p और 2p कोश के ऑर्बिटलों से मतलब है, क्योंकि यहीं पर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं हमारे पास, 1 2 3। देखिए बच्चों, यहां पर 2p कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने इस तरह से भरे हुए हैं। इसमें 3 ऑर्बिटलें हैं, 2px, 2py और 2pz। ये कोई रूल नहीं है कि हम किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रखें और किस में पेयर्ड कर दें, क्योंकि यहां पे ये तीनों ऑर्बिटलें जो हैं, px, py और pz, तीनों की एनर्जी सेम है। तो किसी भी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का कोई हार्ड रूल नहीं है, नहीं कि हम 2pz में ही इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रखेंगे।
हम 2px में भी रख सकते हैं, हम 2py में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों बॉक्सों की एनर्जी सेम है। तो अब क्या करेंगे हम अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि हम इसकी ओवरलैपिंग आसानी से करा सकें, हम दूसरे फ्लोरीन के एटम में क्या करेंगे, 2py में यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रख देंगे, 2py में। और इसमें क्या करेंगे, फ्लोरीन तीसरे एटम में क्या करेंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम 2px में कर देंगे, 2px में कर देंगे। बच्चों सोचने वाली बात है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि समान ऊर्जा की ये ऑर्बिटलें हैं, तो आप किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देंगे, ये जो हमारी 2s ऑर्बिटल है, इसको हम ओवरलैप करा देंगे, इसको ओवरलैप करा देंगे किससे, 2pz से। 2px को ओवरलैप करा देंगे 2px से, 2py को ओवरलैप करा देंगे 2py से। तो इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिससे बोरान जो है, बोरान 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ में, 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ में, उनकी ऑर्बिटलों के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड का मोलिक्यूल 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। एक सिग्मा बॉन्ड यहां से, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये बच्चों था एक्सियल ओवरलैपिंग, जिससे आपने देखा, जिससे सिग्मा बॉन्ड बना। नोट कर लें बच्चों इसको, इन पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। कौन सी ऑर्बिटलें इस तरह की ओवरलैपिंग करती हैं, इस तरह की ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल करती हैं। पहली p ऑर्बिटल, दूसरी p ऑर्बिटल। जब दो p ऑर्बिटलें एक दूसरे के पास में आती हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे अव्यापित क्षेत्र प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे, अंतरनाभ की अक्ष के ऊपर और नीचे। इस ऑर्बिटल की नाभिक ये है, इस ऑर्बिटल की नाभिक ये है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगी अंतरनाभ की अक्ष, अंतरनाभ की अक्ष। अब यहां बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा ओवरलैपिंग से, ऊपर आएगा और नीचे आएगा, लेकिन अंतरनाभ की अक्ष पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इसमें अंतरनाभ की अक्ष पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व आता है वो शून्य आता है, यानी कि पार्श्वीय अध्यापन में अंतरनाभ की अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, किंतु अंतरनाभ की अक्ष के ऊपर और अंतरनाभ की अक्ष के नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों समझते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन अणु का बनना। इसको देखते हैं बच्चों। इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, यानी कि इसमें जो ऑर्बिटल अपूर्ण ऑर्बिटल है वो 2p में है। 2p में कितनी ऑर्बिटलें हैं, 3 हैं, px, py और pz। इलेक्ट्रॉन 4 हैं, भरेंगे 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास px, py और pz में से 2 ऑर्बिटल py और pz ऐसी हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, इसकी भी कंडीशन देखते हैं, 2p4। इसके पास भी सेम सिचुएशन है, इसके पास भी 3 p ऑर्बिटलें हैं, px, py, pz और py और pz,
पी वाई और पी जेड, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनकी हम कराएंगे ओवरलैपिंग, तो इनके इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है वो अपोजिट कर लेंगे। तो यानी कि पी वाई किससे ओवरलैपिंग करेगी, पी वाई से, पी जेड किससे ओवरलैपिंग करेगी, पी जेड से, पी वाई से, पी जेड से। अब बच्चों देखते हैं कि इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरह से बनती है। साफ करते हैं बच्चों इसको। ऑक्सीजन एटम में पी वाई से, पी जेड से। बच्चों आपको हमने ऑर्बिटल्स बताई थी कैसे बनाते हैं, पी ऑर्बिटल्स पी वाई अक्ष के परिता होती है और पी जेड को ऐसे बना लेंगे। ठीक, तो ये पहला ऑक्सीजन एटम है, ये पहला ऑक्सीजन एटम है जिसके बायकोस की ऑर्बिटल्स मैंने बनाई। ये क्या है, ये 2py है और ये 2pz है। अब दूसरा ऑक्सीजन एटम बनाएंगे, इसकी ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, 2pz, इसकी 2pz और पहले की 2pz, ये दोनों अक्ष के अकॉर्डिंग ओवरलैप करेंगी, अक्ष के अकॉर्डिंग ओवरलैप करेंगे। ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो बहुत सूक्ष्म शेप होती है। तब जब दोनों ऑक्सीजन एटम्स की ये बायकोस की ऑर्बिटल पास आएंगी, तो जब 2pz आपस में एक्सियल ओवरलैप करेंगे, उसी के दौरान दोनों की 2py के ऊपर और नीचे वाले लोब जो हैं ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग कर जाएंगे। इनका कुछ हिस्सा, ये वाला कुछ हिस्सा आपस में क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा, नीचे वाला भी मिक्स हो जाएगा। इसको हम बोर्ड पर या प्लेन पेपर में शो नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन ये होती है कि इसका कुछ हिस्सा इससे इस तरह से ओवरलैप करता है। ऐसे इसको दिखाते हैं, ऐसे ओवरलैप करेगा, नीचे वाला हिस्सा ऐसे ओवरलैप करेगा, यानी कि 2py ऑर्बिटलों के बीच में होगी पैरेलल ओवरलैपिंग। लेकिन 2pz में कौन सी ओवरलैपिंग ये दिख रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। अब आप देखिए, एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, दोनों के बीच में एक बना सिग्मा बॉन्ड, एक बना पाई बॉन्ड। अब बच्चों यही तो होता है कि ऑक्सीजन एटम जो होता है इसके बीच में दो बॉन्ड होते हैं, उसमें एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। यहाँ दो बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन, सिग्मा और पाई। पाई किसके बीच में बनना है, पी ऑर्बिटल के बीच में, यानी कि पी पाई बॉन्ड बनना है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पी पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो उससे पाई बॉन्ड बनता है, जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में आप डिफरेंस समझिए। आपने देखा कि एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब तक एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इसका कहने का हमारा मतलब यह है कि एक्सियल ओवरलैपिंग पहले होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग उसके बाद होती है। तो इसका मतलब है कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड उसके बाद में बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है और पाई बॉन्ड बाद में बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र अस्तित्व वाला बॉन्ड है और पाई बॉन्ड परतंत्र अस्तित्व वाला बॉन्ड है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र होता है, पाई बॉन्ड परतंत्र होता है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। और दूसरी बात, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जब अक्षीय अध्यापन होता है, तो उस समय जो अध्यापित क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। अध्यापित क्षेत्र कैसा होता है, अधिक होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग में अध्यापित क्षेत्र ज्यादा होता है, किसकी तुलना में,
पैरेलल ओवरलैपिंग की तुलना में। और मैंने आपको बताया था, जब फैक्ट्स मैंने राइट डाउन कराए थे बीबीटी के, तो उसमें बताया था कि जो बॉन्ड होता है उसकी प्रबलता अद्व्यापित क्षेत्र के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है। अद्व्यापित क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड की प्रबलता बढ़ेगी। तो अद्व्यापित क्षेत्र सिग्मा बॉन्ड बनने के दौरान अधिक होता है, किसकी तुलना में? पाई बॉन्ड की तुलना में। तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किससे? पाई बॉन्ड से। तो अब सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से, तो जब रिएक्शन होती है तो पाई बॉन्ड पहले टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटता है। क्योंकि पाई बॉन्ड दुर्बल होता है तो यह कम ऊर्जा से ही टूट जाता है, यानी कि इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा और जो आसानी से नहीं टूटेगा वो कम क्रियाशील होगा। तो चूंकि पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है इसलिए पाई बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील होता है और सिग्मा बॉन्ड कम क्रियाशील होता है। इस पे बच्चों क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। तो आप लिखेंगे, चूंकि पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में एक दुर्बल बंध है, इसलिए पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में आसानी से टूट जाता है। यही कारण है कि पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इनको अपने दिमाग में रखेंगे। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, सिग्मा बंध परमाणविक कक्षकों के अक्षीय अध्यापन से बनता है, पाई बंध परमाणविक कक्षकों के पार्श्वीय अध्यापन से बनता है। अक्षीय अध्यापन में अध्यापित भाग पार्श्वीय अध्यापन की तुलना में अधिक होता है। इस कारण से सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। अब पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल बंध है, इस कारण पाई बंध कम ऊर्जा से ही आसानी से टूट जाता है। कम ऊर्जा के द्वारा आसानी से टूटने की वजह से पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। और एक फैक्ट, पाई बंध सदैव सिग्मा बंध बनने के बाद बनता है, इसलिए सिग्मा बंध एक स्वतंत्र बंध है और जबकि पाई बंध एक परतंत्र बंध है, यानी कि पाई बंध का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो बच्चों, ये कुछ फैक्ट्स थे सिग्मा और पाई बॉन्ड के, जिन्हें आप राइट डाउन कर लेंगे और हमारा लेक्चर अब यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक आप मेहनत करें, मेहनत से पढ़ते रहें, सब्जेक्ट को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।